2 साल तक समुद्र में भटकने के बाद काई आखिरकार अकेला ही उस हवाई द्वीप पर लौट आया, जिसके सपने वह हमेशा देखता रहता था। जैसे ही उसने अपने छोटे से द्वीप की जमीन पर कदम रखा, वह खुद को रोक न सका और रेत पर झुककर साष्टांग लेट गया और बड़े प्यार से उस धरती को चूमने लगा जिससे वह इतने समय से बिछड़ा हुआ था। काई के लौटने की खबर मिलते ही उसका पूरा परिवार तुरंत किनारे पर आ पहुंचा। जो रिश्तेदार 2 साल से बिछड़े हुए थे, वे अब फिर से मिल गए और हर चेहरा खुशी से चमक रहा था। लेकिन इस गर्मजोशी भरे और खुशहाल माहौल के बीच काई का तीसरा भाई चुपके से वह माला उतार रहा था, जो काई की पत्नी होकू ने उसे प्यार की निशानी के रूप में दी थी। उसने जल्दी से वह माला अपने कमर के पास छिपा ली ताकि काई की नजर उस पर न पड़े। इस वक्त काई को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जब वह 2 सालों तक गायब रहा और किसी को उसकी खबर नहीं थी, तो उसकी पत्नी होकू उसके तीसरे भाई के लगातार दबाव और प्यार भरी मनुहार से टूट चुकी थी और अब दोबारा शादी करने का मन बनाने लगी थी। जब पूरा परिवार मिलन की खुशी में डूबा हुआ था, तभी हवाई के सर्वोच्च मुखिया हाई चीफ ओकू सिपाहियों के साथ समुद्र तट पर आ पहुंचे। ओकू ने बहुत पहले से सुना हुआ था कि काई ने कभी माउई के राजा की मदद करके ओआहू राज्य के खिलाफ के एक खूनी कत्लेआम कराया था। हालांकि बाद में काई का माउई के राजा से झगड़ा हो गया और वह उससे अलग हो गया, लेकिन अब काई एक जहाज भर के साथ इस द्वीप पर वापस आ रहा था। ओकू पहले से ही विदेशियों से सतर्क और शक्की स्वभाव के थे, इसलिए उन्होंने तुरंत हुक्म दिया कि सारे गोरे लोग जहाज पर ही रहेंगे। उन्हें जमीन पर कदम रखने की इजाजत नहीं होगी। हाँ, उन्हें खाने पीने के लिए पानी और सामान दिया जाएगा, लेकिन वे नीचे नहीं उतर सकते। साथ ही ओकू ने सख्ती से ऐलान किया कि अगर किसी ने इस नियम की अवहेलना की और चोरी छुपे किनारे पर उतरने की कोशिश की, तो उसकी सजा सिर्फ मौत होगी। उन्होंने साफ कहा कि सिर्फ काई और आवा को ही जमीन पर आने की इजाजत है। आवा कभी हवाई द्वीपों की बेटी थी, लेकिन कई सालों से बाहर भटकते भटकते उसे अपने पुरखों की धरती और अपने ही जैसे लोगों को देखने की बहुत चाह थी। फिर भी इतने सालों की दूरी के बाद उसे अपने ही लोग कुछ अजनबी और दूर से लग रहे थे। इस समय काई को अपने भाई से पता चला कि हालांकि परिवार हवाई द्वीपों पर रहता था, लेकिन यह छोटा सा द्वीप अब उनकी पनाहगाह बन चुका था। लेकिन अब हवाई द्वीपों की हालत बहुत नाजुक थी। बूढ़े राजा का अभी अभी निधन हुआ था और नए राजा केउआ ने गद्दी संभाली थी। लेकिन युद्ध के देवता का खिताब कामेहामेहा को दे दिया गया था। इस फैसले की वजह से पहले एक साथ रहने वाले हवाई द्वीपों में अब 2 बड़े गुट बन गए थे। इसी वजह से केउआ कई अन्य सरदारों को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश कर रहा था। वह द्वीप के भीतर ही कामेहामेहा पर हमला करना चाहता था, ताकि अपनी ताकत मजबूत कर सके और पूरे हवाई द्वीप समूह पर अपनी पकड़ बना सके। लेकिन सारे सरदारों का मानना था कि समुद्र पार का माउई साम्राज्य हवाई राज्य पर बुरी नजर रखे हुए है और कभी भी बड़ी सेना लेकर हमला कर सकता है। ऐसे नाजुक वक्त में जब बाहर का दुश्मन सिर पर खड़ा हो, अंदर की लड़ाई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए सभी सरदारों ने केउआ की इस गृहयुद्ध छेड़ने की योजना को साफ-तौर मना कर दिया। काई अपने दिल में अच्छी तरह समझ गया कि अगर उसे हवाई द्वीपों में अपनी जगह बनानी है, तो उसे इन दोनों शक्तियों में से किसी एक का साथ देना होगा। इसलिए काई ने कामेहामेहा के साथ गठबंधन करने का फैसला किया। वह अच्छी तरह जानता था कि एक बाहरी व्यक्ति के रूप में जो यहां भटकते हुए आया था, उसे इस धरती पर जड़ें जमाने के लिए किसी ताकतवर का साथ लेना जरूरी था। जल्द ही काला के परिचय से काई की मुलाकात कामेहामेहा से हुई। काई ने कोई घुमा फिराकर बात नहीं की और सीधे अपनी इच्छा जाहिर कर दी कि वह कामेहामेहा का अधीनस्थ बनना चाहता है। कामेहामेहा पहले ही युद्धों से थक चुका था और हमेशा से राज्य के सत्ता संघर्ष को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की उम्मीद रखता था। लेकिन अब राजा उसे दुश्मनी की नजरों से देख रहा था और द्वीप के बाहर माउई साम्राज्य कभी भी हमला कर सकता था। यह अंदरूनी और बाहरी मुसीबतों का मुश्किल समय था और बिल्कुल वही वक्त था जब योग्य लोगों की सख्त जरूरत थी। काई को समर्पण करते देख और उसकी अपना काबिल सहायक बनने की इच्छा जानकर कामेहामेहा स्वाभाविक रूप से मना नहीं करना चाहता था। लेकिन काई की योग्यता को परखने के लिए
कामेहामेहा ने काई से कहा कि कल समुद्र के किनारे वे दोनों एक स्पीड स्लेजिंग रेस में हिस्सा लेंगे। सिर्फ इस प्रतियोगिता में उसे सफलतापूर्वक हराकर ही काई सच में उसका अधीनस्थ बन सकता है। कामेहामेहा को नरम पड़ता देख काई ने बिना जरा भी सोचे इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उसी रात 2 साल बाद घर लौटे काई ने अपने घर आकर पत्नी के साथ कमरे के अंदर मिलन का वो मीठा समय बिताया जो मानो सुहागरात से भी ज्यादा सुखद लग रहा था। वह खुशी में डूबा हुआ था और उसे बिल्कुल एहसास नहीं था कि बाहर उसका तीसरा भाई अकेला उदास बैठा है। इस खामोशी में ही दोनों भाइयों के बीच दरार पड़ना शुरू हो चुकी थी। अगले दिन काई बड़े जोश में पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। यहीं पर उसका मुकाबला कामेहामेहा से होने वाला था। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, सभी खिलाड़ी अपनी अपनी लकड़ी की पटरी उठाकर दौड़े, फिर छलांग लगाकर उस पर पेट के बल लेट गए और तेजी से खड़ी ढलान से फिसलते हुए खाई की ओर सीधे समुद्र की तरफ बढ़ने लगे। इस दौड़ को जीतने के लिए सिर्फ सिर झुकाकर हवा का दबाव कम करना और रफ्तार बढ़ाना ही काफी नहीं था, बल्कि जबरदस्त संतुलन भी होना जरूरी था। क्योंकि इतनी तेज रफ्तार से फिसलते समय अगर रास्ते में जरा सा भी बड़ा पत्थर आ गया तो पटरी उलट सकती थी और खिलाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता। ऐसी खतरनाक ढलान पर अगर जरा सी भी गलती हो जाए तो खिलाड़ी का सिर फटकर वहीं उसकी मौत हो सकती थी। और अगर किसी तरह जान बच भी जाए तो ज्वालामुखी की नुकीली चट्टानों से भरे इस रास्ते पर जब शरीर तेजी से लुढ़कता तो वे तेज धार वाले पत्थर चाकू की तरह पेट चीर देते और इंसान के अंदरूनी अंग वहीं बिखर जाते। एक रोमांचक और खतरनाक तेज फिसलन के बाद 2 प्रतियोगी तो बीच रास्ते में ही काबू खो बैठे और गिरकर मर गए। आखिर में सिर्फ काई और कामेहामेहा ही बचकर पूरी ताकत से मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। आखिरकार दोनों सफलतापूर्वक खाई के आखिरी छोर पर ट्रैक से बाहर निकले और आसानी से समुद्र के पानी में गिर गए। इतनी कठिन परीक्षा को झेलकर और सही सलामत मंजिल तक पहुंचकर कामेहामेहा को लगा कि यह देवताओं की इच्छा है। देवताओं में गहरा विश्वास रखने वाला कामेहामेहा अब काई जैसे एक योद्धा को पाकर खुशी से भर गया। इस समय काई अपने मन में साफ साफ जानता था कि महत्वाकांक्षी माउई साम्राज्य से निपटने के लिए स्थिति को काबू में करने का एकमात्र तरीका था वो बंदूकें जो वह जाम्बोआंगा से लाया था। बंदूकों की ताकत दिखाने के लिए उसने खास तौर पर ओकू को अपने जहाज पर ले जाकर ये हथियार दिखाए। लेकिन सामने रखे हथियारों को देखकर ओकू के मन में संदेह ही भरा था। उसे लग रहा था कि सिर्फ इन हथियारों के भरोसे माउई की सेना का मुकाबला करना मानो समुद्र में बूंद डालने जैसा है। काई ने तुरंत ओकू से कहा कि इनकी ताकत को कम मत समझो। उसने बताया कि एक बार स्पेनिश अभियान की सिर्फ 168 लोगों की फौज ने बंदूकों के दम पर 60 लाख लोगों के इनका साम्राज्य को जीत लिया था। जब तक उनके पास ये बंदूकें हैं, अगर माउई की सेना हमला भी कर दे तो वे यह पक्का कर लेंगे कि वे कभी वापस नहीं जा पाएंगे। जब काई माउई साम्राज्य से लड़ने को लेकर पूरे आत्मविश्वास में था, तब वह एक महत्वपूर्ण बात भूल गया। किले अक्सर अंदर से ही टूटते हैं। ठीक उसी समय रात के अंधेरे की आड़ में द्वीप के कुछ योद्धा चुपके से अनाज के गोदाम में घुस गए। उन्होंने मशालें जलाईं और गोदाम में रखे सारे अनाज को आग लगा दी, फिर तुरंत वहां से भाग निकले। लेकिन अचानक जब आग लगाने वाला मुखिया मुड़कर धधकती आग को देखने लगा तो पता चला कि वह आग लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद हवाई का राजा केउआ था। साफ था कि अब हवाई द्वीपों में एक खूनी आंतरिक युद्ध शुरू होने वाला था।